चलो तो फिर रिकॉर्ड ही कर देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अरे वेरी गुड। तो एक आध बच्चे आ गए तो फिर थोड़ा सही सा लगता है ना, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड ही करना पड़ता है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करते रहेंगे। तो इसलिए बरकरार रखो, कंटिन्यूस, और करते हैं फिर हैं। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल शायद हम लोग ये एक दो ही क्वेश्चन करा पाए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये कल वाला ही क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर कौन सा वाला है बताओ भाई। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। अभी बोलना सर, लाइव क्लास में बाद में। देखो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से, इसमें कौन सा आंसर होगा। कल मैंने आपको बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर दोबारा करके बता देता हूँ कि मान लो फर्स्ट वाला है हमारे पास, तो फर्स्ट वाले के केस में क्या होगा, CH3 COO CH2 एंड CH3, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालें तो उसके केस में देखो यहाँ से काटना है आपको, ठीक है। तो इसका भी रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होने पे क्या हुआ, CH3 CH2 OH प्लस, मतलब ये क्या देता है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ से ही बना लो आप लोग CH3 CH2 एंड OH। तो आप लोग देख रहे हो इक्विवेलेंट मोल्स बने यहाँ पे, यानी कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना पहले में। तो ये क्या कह रहा है, ओनली वन टाइप प्रोडक्ट, तो एक ही टाइप के तो हुए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 OH, ये एक ही टाइप के प्रोडक्ट हैं। अब आप देखेंगे तो आंसर, मतलब अगर एक आध क्वेश्चन में आपको लग भी रहा है ना कि ये आंसर नहीं आ रहा, तो वहाँ थोड़ा तुक्का भी सही तरह से बिड़ाओगे तो भी आंसर आएगा। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा तुक्का मारो, मैं ये कह रहा हूँ देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी सब में ये लिंक चल रही है, देख रहे हो आप लोग, उसमें नहीं चल रही है। अब जरा थोड़ा सा इसका देख लेते हैं एक बार, क्या ऐसा रहा होगा। जैसे मान लो दूसरा वाला क्वेश्चन दिखा रहा था आपको, CH3 CH2 O CO CH2 और ये CH3 है, ठीक है। अब देखो भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहीं टूटेगा, ऐसा तो है नहीं हम कार्बन कार्बन को ही तोड़ दें, क्योंकि वहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। तो जो डिफरेंस होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 CH2, इसको भी CH2 बनाना है OH। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के हुए अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 डिफरेंट टाइप के होंगे, ऐसे ही इसमें होंगे। तो कौन सा वाला हो गया हमारे पास, फर्स्ट विल बी द आंसर। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट ट्राई कर रहा है डिटेक्ट करने की मेटेलिक सॉल्ट, क्लीन प्लेटिनम वायर लूप कंसंट्रेटेड HCl, when he takes a small amount of paste and keep it in non-luminous Bunsen flame, color of the flame change glossy green,
ठीक है, ही शुड देयरफॉर कंक्लूड दैट। देखिए आप लोग जानते ही हो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जैसे लिथियम, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है, तो इनके कलर कैसे होते हैं? क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, इसका येलो होता है, गोल्डन येलो बोल लेते हैं कई बार, इसका वॉयलेट होता है ना, इसका रेड वॉयलेट होता है, इसका ब्लू होता है। तो इसमें से तो है नहीं कोई। अब यहाँ जाते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट देते नहीं है, आपको मालूम है, यहाँ कैल्शियम से करते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो इसका कैसे होता है? इसका होता है हमारे पास ग्रीन, एप्पल ग्रीन, इसका एप्पल ग्रीन, इसका डार्क रेड, इसका डार्क रेड, और इसका ब्रिक रेड, वो जो ईंट होती है ना ईंट, ब्रिक रेड, इसका ब्रिक रेड, इसका डार्क रेड, इसका एप्पल ग्रीन, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा? देखो ध्यान से सुनो, ये कलर देते नहीं है, इसका हो गया ब्रिक रेड, इसका हो गया डार्क रेड, और इसका हो गया एप्पल ग्रीन। तो ग्रीन कलर किसका आएगा यहाँ पे? बेरियम का। तो ये बेरियम आंसर होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कौन सी होगी बताओ? नहीं 11th का नहीं है रिसिता, है ना, ये 11th का नहीं है, क्योंकि ये तो 12th पास वाले बच्चों का है, या 12th में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं केवल एनटीए के, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। अभी 11th का जब होगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ये 12th पास आउट वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और जिन्होंने 12th किया है वो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी जो होंगे सितंबर में होंगे, फर्स्ट टू 6 जेई का है, उसके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, और 13 सितंबर को नीट का है, उन बच्चों के लिए इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप भले ही इसको ना देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगते हैं बहुत सारे, तो वो चीज़ है ना, पूरी केमिस्ट्री का कंक्लूजन है ये। तो कौन बच्चा बता रहा है? बताओ भाई इसका आंसर कौन सा होगा? कोई बच्चा बता रहा है? 11th की अलग से लेंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कराया करेंगे, थ्योरी भी कराएंगे साथ में। कोई बच्चा बता रहा है, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो क्या यूज में लाई जाती है? सबसे पहले कोई पोलर है या नहीं है, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वहाँ पर मोर पोलर होता है बॉन्ड, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आता है लेस पोलर होता है। तो जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला आंसर हो गया इसमें। चलिए बताइए कौन बच्चा बताएगा। रेडिएशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में होंगी? तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ऑर्डर लिख देता हूँ एनर्जी का, है ना। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, ध्यान रखिएगा, जबकि वेवलेंथ रिवर्स होती है। एनर्जी का सबसे पहले है गामा रेज, गामा रेज के बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी, यूवी के बाद विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर होता है हमारे पास रेडियो वेव। ये ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज। अब गामा रेज तो यहाँ दे नहीं रखा, तो हमारे पास क्या दे रखा है फिर? एक्स रेज। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए,
देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्काई लेक है, ठीक है, इसके आगे आने वाले जितने एलिमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास हुआ तेजरू हाफ, ठीक है, तो ये हुआ एटॉमिक नंबर हमारे पास 57, ये कितना हुआ 72। तो यानी कि इसके बीच वाले जो एलिमेंट हैं वो 4f सीरीज में चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, ल्यूटेरियम का कितना होता है यहाँ पर 71। अब क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर साइज जो होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं 4f में, तो प्रॉपरली सील्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है और इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा कौन सा आंसर होगा इसमें? क्योंकि 4f की इम्प्रॉपर सील्डिंग होती है, ठीक है, तो कौन सा चला जाएगा हमारे पास, इम्परफेक्ट सील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाई 4f। नेक्स्ट देखिए इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा? हाँ बताओ साक्षी, इसका कौन सा होगा? तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह रहा है कैन नॉट, कौन सा वाला नहीं होगा एम्फोटेरिक? कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन सा वाला एम्फोटेरिक नहीं होगा? देखिए एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होता है, ये होता है, ये होता है, तो फिर कौन सा नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? डी, फॉस्फोरस नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। डाउन द ग्रुप चलने पे क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है, लेकिन जो बीच के होते हैं उनको क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। ऐसे ही एल्युमिनियम, टिन, एंटीमनी, कल भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ देख रहे थे कि एंटीमनी जो होता है कैसा होता है? एम्फोटेरिक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो भाई इसका कौन सा आंसर है बताओ? सारे क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करके चले जाओ जितने डाल रखे हैं, और फिर जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे, बिल्कुल सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे। केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन के लिए सोचना सही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करना, जब एनटीए ने डाल रखे हैं तो खूब करो, क्या दिक्कत है? अभ्यास करा रहे हैं एनटीए वाले आपको, वह कह रहे हैं कि करा दो, कर लो, तो चलो हम करा देते हैं। फिलहाल इसका आंसर बता दो, कौन सा आंसर आएगा इसका? हाँ जी, सारे बच्चे जानते हैं डाउन द ग्रुप चलने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। इसमें से सबसे नीचे वाला ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा, तो कौन सा वाला होगा बताओ? हाँ भाई आदित्य कुमार, हाय बोल रहे हो? जैसे ही कृष्णा बोला करो मुझसे, हाय हेलो मत बोला करो, क्योंकि हम तो थोड़ा सा भगवान को शुक्र अदा करते हैं कि भाई इतना बड़ा जो है बॉडी सही सलामत दी है, तो भगवान का थैंक यू बोलना जरूरी है, ठीक है। चलो तो हाय छोड़ के जैसे ही कृष्णा किया करो मुझसे। अब आ जाओ भाई जल्दी फटाफट। अरे आदित्य कहाँ चले गए भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। हेलो हेलो, कहाँ हो?
जल्दी बताओ आंसर। कोई नहीं बता रहा है, मैं ही बता देता हूं। अरे आदित्य कुमार, वेरी गुड। अरे भैया आंसर बताओ तो, आंसर क्या होगा इसका? सिंपल तो आंसर क्वेश्चन है, सोच रहे हो? चलो मैं ही बता देता हूं फिर। देखो सबसे नीचे कौन सा रहेगा? बिस्मिथ। भाई यही तो होता है, डाउन द ग्रुप चलने पे बिस्मिथ ही तो नीचे आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो एल्युमिनियम इधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट चलने पे ऐसे, डाउन द ग्रुप चलने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज करते हैं ना। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन जलेबी की तरह है। फटाफट बताना है इसको कौन सा आंसर होगा। हाँ जी चलो शुरू हो जाओ भाई सब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? हाँ भाई संदीप जल्दी जुड़ जाया करो, समझ रहे हो? अब की बार नीट निकालना है, और नीट निकालना नहीं है, बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। केमिस्ट्री में 160 में से ले आओ 150 करीबन, 180 में से, सॉरी 160 क्यों कह रहा हूँ, 180 में से 160 होने चाहिए। 160 70 कर दोगे तो चॉकलेट ऑनलाइन फ्री कर दूंगा, ध्यान रखना, ऑनलाइन ही। अब जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन किसी बच्चे के बिल्कुल सही हुए तो मेरी तरफ से 2 चॉकलेट ऑनलाइन भेज दूंगा मैं, टेंशन ना लेना। फिलहाल आप आगे करो इसको, कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन डी। चलो एक बार चेक करते हैं भैया। देखो ये क्वेश्चन जो है जलेबी की तरह बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जाएं इस क्वेश्चन पे और देखें कि SN2 का रिएक्शन का नेचर देखें कि इन्वर्जन होगा। अब इन्वर्जन तो होगा, लेकिन इसमें तो एक आध बच्चा सोचेगा कि लीविंग ग्रुप कौन सा चेक करूं मैं, ये वाला करूं या ये वाला करूं। यहाँ पे प्रॉब्लम है लीविंग ग्रुप की, ठीक है। अगर डायरेक्ट लीविंग ग्रुप लगा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लीविंग ग्रुप का जो आएगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन इसके केस में हमें ये देखना है कि लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। तो लीविंग ग्रुप जो डायरेक्ट जुड़ा होगा वो वाला होगा। तो हमारे पास ये लीविंग ग्रुप है, ना कि क्लोरीन वाला, ध्यान रखना। तो यहां से ये मान लो अगर चला जाए तो OH आएगा, OCS3 चला जाए OH आएगा। अब OH आएगा तो पहले तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो डैश 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 अबे चली जाएगी। तो यहाँ अबे कौन सा दिखाई दे रहा है OH में? मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो। दोबारा से सुनो, OCS3 क्या है? लीविंग ग्रुप है, OCS3 चला गया। अब ये जो OH आएगा बैक साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कौन सा वाला चले जाना है यहाँ पर? सी। डी नहीं होगा दिव्यांश, डी किस लिए नहीं होगा? ये लीविंग ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, यही तो आपको समझना है। CH2Cl नहीं जाएगा, Cl लीविंग ग्रुप है जो डायरेक्ट अटैच नहीं है कार्बन से। तो यही इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये जलेबी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ जाओ, मतलब उतना इजी भी नहीं है, हल्का सा घुमा दिया इसने कि बच्चे को समझ में आए कि चल क्या रहा है। अब यहां आप चेक कर लो, यहां ये लीविंग ग्रुप जा ही नहीं रहा। अब ये लीविंग ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो ये गलत है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। अब देखो यहां डायरेक्ट लीविंग ग्रुप देखो कौन सा वाला जुड़ा हुआ है। हाँ जी देखो, बच्चे कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल क्यों आया। अब देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल आप 10th से पढ़ रहे हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू कंक्लूजन दैट, बताओ किसका कंक्लूजन होगा ये? कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर कौन सा होगा? हाँ जी, इसका आंसर कौन सा होगा? कह रहे थे हमें ये तो आता ही है,
कि मतलब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई तो बहुत सारे सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अपनी वापस पोजीशन पे आ गए। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये सब पढ़ा है ना आपने। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या है? मास एंड एनर्जी जो होती है वो आइंस्टीन ने बताया था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, इससे ये पता चलता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी। बाकी और ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये तो सारे बच्चों को बताना है ये क्वेश्चन, मेरी जरूरत ना पड़ जाए। हाँ जी, शुरू हो जाओ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर? हाँ भाई बताओ संदीप, नहीं तो चॉकलेट नहीं भेजेंगे फिर, ध्यान रखना। 23 क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज मैं आपको। नंबर गलत हो सकते हैं लेकिन टोटल क्वेश्चन 23 होंगे। फटाफट बताओ। आपके लिए है भाई, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थर्ड क्यों नहीं था? कौन सा वाला? थर्ड वाला वो रेड नहीं है ना उसका। इसका बताओ कौन सा होगा? हाँ पूछा करो, जब जब नहीं हुआ करे तो एक बार पूछ लिया करो, ये बिल्कुल सही है। चलो तो ऐसे ही बोलते चलो जिससे तुम्हारी चॉकलेट हो जाएगी। सारे बच्चों को जिस जिसके मुझे आइडिया है किसने सही क्वेश्चन का आंसर दिया, कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, फर्स्ट होगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे ये क्यों नहीं हुए? अरे भाई देखो ऐसा है कि जो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो। अब जब स्टीरियो होती है तो वो 2 टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल, एक होती है ऑप्टिकल। तो मैंने इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, क्यों? क्योंकि उसकी लिंकेज चेंज है। यहाँ पे NO2 डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ONO, तो यहाँ पे लिगेंड से मेटल की जो जुड़ने की टेंडेंसी है वो डिफरेंट है, तो लिंक का डिफरेंस आ रहा है दोनों आइसोमर्स में। तो कौन सा होगा लिंकेज? अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, ज्योमेट्रिकल है नहीं, ये नहीं है, तो कौन सा होगा अपने पास? लिंकेज विल बी द आंसर। हाँ फर्स्ट ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, फर्स्ट ही आंसर होगा इसका। पहला ही है लिंकेज, बाकी के आंसर नहीं है। आ जाओ भाई सब, ये भी इजी क्वेश्चन है। इजी तो सारे ही हैं आप लोगों के लिए, तो इजी होने चाहिए, क्वेश्चन ही गलत नहीं जाना चाहिए। कोशिश करनी है पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। गलत भी जाए तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। एक आध बार गलती करोगे फिर सही की तरफ चले जाओगे। चलो भाई साहब बताओ, मैं तो केवल लास्ट में एंड देने की जरूरत पड़े मुझे, आपने ही क्वेश्चन बताना है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, एक बच्चे से नहीं पूछ रहा, सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, जल्दी से दो भाई आंसर। अरे आदित्य नाश्ता करने चले गए हो क्या यार? नाश्ता का तो टाइम निकल गया, अब खाना खाना 1 बजे केवल डायरेक्ट। अब उससे पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दो भाई। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, बताओ जल्दी करो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो वहां पे, जैसे क्वेश्चन दिखाया करूं तुरंत शुरू हो जाया करो। दिवांग आया है, दिवांग का है ए। अरे वेरी गुड, दिवांग का आंसर सही है भाई। तो देखो इसमें ए क्यों हुआ देख लेते हैं। ये टर्सरी है, देख पा रहे हो आप लोग, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा? sp3। सारे बच्चे जानते हैं सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, इसमें तो sp2 है, इनमें सब में नहीं है। चेक कराऊं क्या? देख लो,
इसमें नया क्या करना, पुराना ही है सब कुछ, sp2 है, इसमें भी sp2 है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का। तो ये सारे sp2 कार्बन है, बाकी पहले वाला कौन सा है, sp3, ठीक है। अरे वेरी गुड, लगे रहो, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन का आंसर देने लगे रहो। इसको थोड़ा मैं लास्ट में कराना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हल्की सी कराऊंगा अभी, थोड़ा ने टाइम के हिसाब से देख लेते हैं, टाइम रहेगा तो मैं क्वेश्चन का करा ही दूंगा। चलो भाई डायरेक्ट बताओ, इसमें कुछ नहीं सोचना, करो कौन सा आंसर हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। सर बता तो रहा हूँ, अरे वेरी गुड, हाँ सही तो है, सही है, बताते रहो भाई दिव्यांश, बताते रहो। चॉकलेट तुम्हारे पास ही आनी है, समझ रहे हो। अब बता देना कौन सी लेनी है, कैडबरी लेनी है, ऑनलाइन देंगे हम तो, क्या दिक्कत है। हाँ भाई बी ऑप्शन डाला है दोनों लोगों ने, अरे बिल्कुल सही है भाई साहब, बी और सी को छोड़ करके सारे फैट सॉल्युबल हैं, बाकी ये वाटर सॉल्युबल होता है, आप लोग जानते ही ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई साहब। अभी काफी सारे क्वेश्चन है ना, इनको कर लेते हैं, फिर जो रह जाएगा उसको भी करते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये लो आपके लिए। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। अब मेरी जरूरत ना पड़ जाए, आप लोग ही बताते रहो भाई। हाँ साक्षी लेट में आया आंसर आपका, बताते रहो, फिर स्पीड बढ़ाऊंगा अगले वीक में आपसे, स्पीड क्वेश्चनों की। अभी तो थोड़ा इस वीक ऐसा गया है, अगले वाले वीक में स्पीड बढ़ानी है, जल्दी से पूछा करूंगा। इंटरनेट की भी स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे कि जैसे ही बोलूं वैसे ही आपके पास आए। अभी तो 1 मिनट बाद आ रहा होगा आपके पास। हाँ विटामिन सी बिल्कुल सही है। हाँ जी आओ, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। अरे भाई बता दो, चेक कर रहे हो, कर लो, चेक करो। ब्रोमिनेशन के लिए कौन सी वाली रिएक्शन होगी। ब्रोमिनियम आयन बनेगा और तो पैरा डायरेक्टिंग पे जाएगा, है ना। तो कौन सा वाला होगा, बी टोलुइन। दिव्यांक बता रहा है बी। हाँ भाई एक आध बच्चा और बताओ, थोड़े जुड़े रहो यार, जोश वोश दिखाओ थोड़ा, ऐसे थोड़ी ना जो ढीले ढाले पड़े हो। एक बच्चा ने कहा सर आपकी पहले जैसी एनर्जी नहीं है। मैंने भाई एनर्जी पहले जैसी है, बस थोड़े बच्चे थोड़ा चेंज हो गए हैं, मतलब वो एनर्जी नहीं दिखाते, हम तो बहुत एनर्जी दिखा देंगे, टेंशन ना लो। एनर्जी है। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा, ढीले हो यार। हाँ अब आने लगे थोड़े। तो संदीप का बी आंसर है। अच्छा देख लो भाई। अच्छा आपको मालूम है सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे लगा के आने वाले हैं बी, लेकिन बी आंसर नहीं है। हाँ भाई इसका बी आंसर नहीं है, क्यों नहीं है वो समझो। मान लो ये मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और एक मेरे पास टोलुइन है। अब आप लोग इन दोनों में से बता दो कि कौन सा प्लस आर इफेक्ट ज्यादा करेगा। ये आपको मालूम है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन बच्चे बताते हैं इसको जी रेजोनेंस है, कई बार हम भी बोल देते हैं रेजोनेंस है। एक्चुअली में तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो अल्फा बोला जाता है। तो ये मेरे पास रेजोनेंस है, ये मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो रेजोनेंस में जल्दी इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे तो ये ब्रोमिनियम आयन इस पर अटैक करेगा। तो कौन सा वाला हो गया आंसर, फिनॉल। टोलुइन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया। भाई साहब ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, शायद आप देख पा रहे होगे, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ब्रोमीन खुद पॉजिटिव। तो विथड्रॉइंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले क्या लगाना है आपको, फिनॉल। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। हाँ, टॉलुइन नहीं हुआ यार, ये वाला हो गया फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल को लगा करके आना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये बिट ड्राइंग है, ये न्यूक्लियोफिलिक एसएन रिएक्शन के लिए तो वैलिड है, ऐसी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिनॉल और टॉलुइन दोनों आ जाए तो ध्यान रखना फिनॉल को लगा के आना है। दो में ही चलता है, जो भी चलता है तो कंपटीशन। हाँ बता रहा हूं ना, देखो क्या है, इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है ना, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, प्लस आर इसमें ज्यादा है, तो जितना ज्यादा प्लस आर लगेगा तो वहां से क्या है, नेगेटिव आ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। इसमें भी अगर देखें तो पैरा पोजिशन वाला होगा, मेजर होगा, बाकी इसमें ये होगा, तो इसमें रेजोनेंस, जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम किसको देते हैं प्रायोरिटी पे, रेजोनेंस। आप समझ में आया आपको यहां पे, है ना। अब देखो, अब आगे वाली बात करें हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा आंसर होगा? अच्छा मुझे ये बता दो, कौन बच्चा बताएगा ये सिस है या ट्रांस है? इतना बता दो, आंसर बिल्कुल आ जाएगा आपका। ये सिस है या ट्रांस है वो बता दो, मैं ये देखना चाह रहा हूं कोई बच्चा ये समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा ये सिस है या ट्रांस है, बताओ जरा। ये जो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है वो सिस फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में? हाँ जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, चॉकलेट का नाम लेकर के भी नहीं जल्दी आंसर देते हैं आजकल। क्या चाहिए भाई, जल्दी बताओ फिर फटाफट, आंसर तो जल्दी दिया करोगे। अभी किसी का आंसर नहीं आया। भैया मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ये जो फॉर्म बनी हुई है, वो जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो सिस है या ट्रांस है, इतना तो बता दो। बाकी का तो मैं आपको इधर सॉल्व करूंगा तो आप आंसर बता देना। थोड़ा सा ये पॉइंट तो बता ही सकते हो कि ये मॉलिक्यूल सिस है या ट्रांस है। अभी भी किसी का, अच्छा साक्षी का आया ट्रांस, और एक आध बच्चा। हाँ भाई दिव्यांश कहाँ गए हो? अभी तो रनिंग में है क्लास, भाग मत जाना। वैसे तुम तो डेली आते हो, रेगुलर बच्चा दिव्यांश है, दिव्यांश साक्षी है दोनों लोग। अरे वेरी गुड, ए आंसर है। दिव्यांश मैं ये पूछ रहा था, पहला मेरा क्वेश्चन सुनो, पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि ये सिस है या ट्रांस है, वो बताओ थोड़ा सा, फिर मैं आपको और थोड़ी हिंट देने वाला हूं। आदित्य का ट्रांस ए आंसर है। नहीं, एक बार ये सिस और ट्रांस बताओ भाई, ज्यादातर बच्चों ने ट्रांस बोला है, ये ट्रांस है या सिस है ये बताओ बस। अब इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे ले लेते हैं, मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाया तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे घुमा लिया, HCH3H, यही तो दिखाई देगा। अब ये एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, ये सिन एडिशन देता है। ठीक है, सिन एडिशन देता है। अब सिन एडिशन में क्या होता है, ये सिन एडिशन, और ये देता क्या है, 2OH देता है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लूं आपको समझाने के लिए, ट्रांस है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये ट्रांस ही है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं। जब इस पे हमने KMnO4 यानी कि 2OH जोड़ने हैं, वो भी सिन कंडीशन में जोड़ने हैं, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी एडिशन तो होगा ही नहीं,
ठीक है, एंटी एडिशन नहीं होगा, मीजो बनेगा। ए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ पक्का ट्रांस है, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। नहीं बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, बरकरार रखो, ट्रांस ही होगा, है ना। अब ये मीजो बना और सिन एडिशन, बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर सही है, ठीक है। आ जाओ वही साहब सेकंड वाले क्वेश्चन पे। चलिए भाई साहब रेडी। चॉकलेट आपके पास जल्दी आएंगी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, तो जल्दी से बताते रहिए। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही था आप लोगों का। H2O2 इज ऑक्सीडाइज, द प्रोडक्ट इज, कौन सा प्रोडक्ट होगा? हाँ जी, कौन बच्चा बता रहा है, बताओ। कौन सा आंसर है भाई साहब इसमें? देखो H2O2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर बनता है, तो वाटर में कैसे आप देखेंगे उसको, इसको हटाइए, -2 लगाइए, तो कौन सा वाला हो गया बेसिकली, ये हो गया, ठीक है। इज ऑक्सीडाइज, अभी एक आध बच्चे को समझ में नहीं आया, फैक्ट में बता रहा हूं, अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया होगा, मैंने तो ये बोल दिया, तो मुझे लगता नहीं आपको समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ। अच्छा ये चीज आप लोग जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ये तो दोनों ही होता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो आप लोग। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है तब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है तब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो H2O2 में पहले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था, -1, तो इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो कितना हो गया, -2। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ नहीं आया? बिल्कुल समझा रहा हूं देवांग, देखो ध्यान से भाई, ऑक्सीडाइज का मतलब समझो, पहले 2-3 टर्म, 4 टर्म आप क्लियर रखो, अगर आपके 4 टर्म क्लियर हैं, अब ये आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं बुक वगैरह में आप वहां देखोगे नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो लगाओगे, नीट में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट कैसा चलना चाहिए, 4 कॉन्सेप्ट सीखो। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूस्ड हुआ, जिसने ऑक्सीडेशन कराया वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब उसने दूसरे वाले का क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो, उसने दूसरे वाले के साथ ऑक्सीडेशन का काम किया, तो उसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया, और अपने को क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे पहले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1, और यहाँ कितना रह गया फिर, -2। बताओ समझ में आया नहीं आया? दैट विल बी द आंसर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, H2 का ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहां तक समझ में आया आपको, ये वाला आंसर होगा। चलिए भाई साहब, फिजिक्स का है आपके लिए, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री में आ गया, तो शुरू हो जाओ फिर।
हाँ जी, कहाँ गए, जल्दी से करना है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, फटाफट से इसको फिल इन द ब्लैंक्स भर दो। कौन सा आंसर होगा? जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो वो दो हल्के न्यूक्लियाई में बेरियम एंड क्रिप्टॉन में टूटता है, तो टूटते समय 3 न्यूट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं, तो उसी को एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसी को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। कोई हैवियर न्यूक्लियाई जब दो लाइटर न्यूक्लियाई में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अगर मान लीजिए कोई प्रोटियम ट्रीटियम में कंबाइन हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे फिजन का केस है, तो कौन बच्चा बताएगा आंसर क्या होगा भाई, बताओ। हाँ जी, कुछ आंसर सोचा है आप लोगों ने? अरे आदित्य ने सोचा है भाई, क्या हो गया, बाउंस हो गया? अरे कैसे हो जाएगा भाई बाउंस, हमें बाउंस कैसे करवा देंगे इसे? दोबारा से सुनो भाई साहब, ये प्रोटियम है, ये ट्रीटियम है, ऐसे कैसे बाउंस हो जाएगा? अब जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, अब देखिए कंबाइन हुआ नहीं हुआ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और करते हैं दोबारा से, जब यूरेनियम 92 235 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई तो यहाँ पर बना यूरेनियम 236 92, फर्दर डिसोसिएट होगा तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में होगा, क्रिप्टॉन 36 92, यहाँ पे कितना आ गया 56 141। अब मान लीजिए आप कहो सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये तो आपका फिजिक्स का है, बेरियम इसका जोड़ते हैं जरा, इसका जोड़ेंगे तो साइड 233 आएगा, तो 141 92 कितना हो गया 3 और 3 और ये 2 233, इसको जोड़ लीजिए, ये 36 है, ये 56 है, 56 36 हो जाना है 92, तो यहाँ पे अपना क्लियर है ये वाला। हाँ चलिए बताइए, सही है नहीं है ये वाला? तो देखो हमारे पास कौन सा होने वाला है, ए, तो इसका ध्यान रखना 56 144, तो ये ना 3 न्यूट्रॉन है ना, तो ये आप देख रहे हो इधर, ये 236 आगे आइए, ये हो गया, ये देखिए चलिए कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? चलो भाई, आप कह रहे थे सर हमने तो इक्विलिब्रियम कर लिया, इक्विलिब्रियम कर लिया, तो करो इक्विलिब्रियम फिर। पीएच का क्वेश्चन आ गया, बाद में नहीं अब आ गया तो करा ही देते हैं इसको। हाँ जी भैया, वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? कौन बच्चा कर रहा है? pH इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? 14 माइनस POH, POH इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? माइनस लॉग ऑफ OH आइंस। ठीक है, इसमें OH आइंस की दे रखी है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का क्या हो गया C अल्फा। ठीक है, परसेंटेज आयोनाइज लगाने के लिए तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, बताओ चलो भाई। C का 1/10 डेसी नॉर्मल इनटू इसका हो गया 20% का मतलब 0.2, 0.2। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। तो इसको अगर हम लोग POH कैलकुलेट कर लो, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻², इधर करो, ये मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा log 2 प्लस 2 log 10। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
साफ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया log, ये आगे चला गया, यहाँ पे 2 log 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी है 1, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, माइनस चल रहा है सर, तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.73, ठीक है। तो ये POH आ गया है ना, POH की वैल्यू आ गई 1.73, माइनस करना है इसको, 14 माइनस 1.7 लगाओ यार, 3 नहीं, क्योंकि उसमें से उतना ही जाएगा ना, तो कितनी आएगी 12 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 12.30 करके। तो कौन सा वाला आंसर होगा बताओ, थर्ड वाला आंसर। हाँ जी, समझ में आया, अभी नहीं आया आपको ये? तो इस तरीके से सी अल्फा निकाल लो। डेसी नॉर्मल का मतलब मोलर, मोलर जानते हो क्या है? जब किसी के 1 मोल को 10 लीटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डेसी नॉर्मल या डेसी मोलर। तो 1/AC कंसंट्रेशन दे रखी है, वो दे रखा है 20%, परसेंट में दे रखा है, हमने ये ले लिया। कैलकुलेट करोगे आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, सारे बच्चे चले गए क्या? चलो भाई ध्यान दो, चले जाने दो, रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को। आ जाओ अगला वाला। पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड बताना है आपको। देखो, अगर हम पहले वाले में बात करें, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है, K2Cr2O7, तो हमें क्या करना है 2 + 1 + 2x + 7 - 2 = 0। तो 2x = 14 - 12 14 - 2 = कितना आ गया 12। 14 - 2 = 12, तो 2x = कितने आने वाला है हमारे पास +6। तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का कितना होता है 3d5 एंड 4s1, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये कलर देता होगा, लेकिन क्या है LMCT देता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा फिर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, ये इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, D5 एंड 4s2 होगा, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें अगर कोबाल्ट की बात करें हम लोग, तो कोबाल्ट सल्फेट दे रखा है, तो यहाँ से -2 चले जाएगा तो +2 रह जाएगा, तो +2 रह जाएगा, तो कोबाल्ट का कितना होता है D7 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 7 आ गए, नीचे टेट्राहेड्रल यानी Eg नीचे आएगा, T2G ऊपर आएगा। तो उस केस में आपको D7 को कैसे लगाना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा नहीं रहा, तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आने वाली है +1, तो +1 में कितना होगा, अनपेयर्ड तो होगा नहीं, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, D10। तो कौन सा वाला जाएगा आंसर बताओ? ऑप्शन थर्ड आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी ट्रांजिशन होगा, कलर भी देगा, पैरामैग्नेटिक भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, खुल जा सिम, बहुत टाइम लग रहा है खुलने में। चलिए जी, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर कौन सा होगा?
हाँ जी भाई साहब बताओ, इसका आंसर क्या होगा? टू टाइप के एटम है तो कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड कैसे डिक्रीज करेगा? हाँ जी, आजकल ये बोलना बंद करना पड़ेगा चॉकलेट देंगे। आजकल तो ये बोलना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन फोन भिजवाएंगे अगर आपका नीट में या जेई में सिलेक्शन हो गया तो खुश हो। पबजी खेल लेना बाद में, अभी पबजी मत खेलना। अभी तो केवल इसको देखना है, बाकी पढ़ना है। खाना पीना सोना आराम करना, मतलब ये है। पढ़ना भी है साथ में, पढ़ना तो पहली प्रायोरिटी पे। हाँ जी, इसका कौन सा है? बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? टू एटम्स मोर देन टू टाइप्स एटम। टू एटम्स में रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी। या थोड़ा ऐसे लिखें, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। कब का केस है? जब टू एटम्स हैं। अब यहां पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, कब का केस है? मोर देन टू एटम्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये वाला लगाना है, तो बी आंसर है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप चलने पे रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये वाला है। देखो ओजोन लेसिस में ये में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा ही लग रहा है क्वेश्चन। मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी आपको, कुछ ऐसा रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि सही से एंटी वाली साइड से निकला नहीं है। R1 R2 कुछ ऐसे करके है ना, इसको तोड़ देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा ओजोन लेसिस पे? RCHO प्लस CO और यहाँ पर R1 R2। ठीक है, तो जनरली कौन सा वाला हो जाएगा इसका? ये वाला। ठीक है, एक दे रखा है, एक नहीं दे रखा है इसका, तो हम कौन सा लगा के आने वाले हैं? R1 R2 CO। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेटलर्जी से। मेटलर्जी से आ गया भाई ये क्वेश्चन। अब गलत नहीं होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन डन हो गए, 22 क्वेश्चन नंबर है ये, क्योंकि एक हमने लीव कर दिया। टोटल क्वेश्चन 23 थे आज, तो आपने 22 क्वेश्चन नए सीखे, तो कभी भी क्लास बेकार नहीं जाने वाली। फिलहाल आपको लगता है तो क्लास में ज़रूर आओ और आपने कितना पढ़ा है उसको दिखाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने तो सारी कॉपी जो है क्या बोलते पढ़ ली। क्वेश्चन भी तो करने भाई साहब, आपको ही करने हैं। आदित्य भाई साहब जरा देखो क्या नया है इसमें, कुछ है? हेमेटाइट कह रहा है, हेमेटाइट। बाकी सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, कोई बच्चा आंसर बता रहा है इसका? अभी तो एक आध का भी नहीं आया आंसर। The thermal process involved the production of steel from hematite ore involved. कोई बच्चा आंसर क्वेश्चन का दे रहा है? नहीं दे रहे हो तो चलो फिर हम ही दे देते हैं। देखो भाई साहब,
इसमें हेमेटाइड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, होने को तो कई सारी होती हैं, लेकिन जैसे मान लो FeO है, Fe2 या Fe2O3 है, इसमें और ऐड कर दो और ऑक्सीडेशन हो गया Fe3O4। ये हेमेटाइड है, ये मैग्नेटाइड है। ये ऑक्सीडेशन हुआ, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन हमें तो उसने निकालना है, मतलब फाइनली क्या होगा, रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन की। सेकंड स्टेप्स क्या हो रही है, रिडक्शन की। तो रिडक्शन में बुक में तो कई सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं, मैं आपको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ CO2 चला जाएगा, 3Fe निकाल दो, प्लस CO2 उड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और बढ़ गई है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए। तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ पहले, फॉलोड बाय रिडक्शन। मिला कब आपको, जब आपने इसका रिडक्शन किया। तो पहले क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, फिर क्या हुआ, रिडक्शन। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारे पास, दिस वन। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये हमें आयरन मिल गया, किससे मिला, हेमेटाइट से मिला। तो 2-3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है कि सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करिए, फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, फर्दर उसका कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वैसे आपको मालूम ही है, हम लोग जो करते हैं वो मंडे टू फ्राइडे करते हैं। ये कल थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो ये तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाया करे। तो ये मत सोचा करो कि सर ने कराया नहीं, ठीक है। सर तो 2 बच्चों के लिए भी, हम एक बार शुरू हो गए तो हो ही गए, फिर पीछे लौटने का कोई पर्पज़ है ही नहीं हमारा, तो है ना। मंडे टू फ्राइडे लिया करेंगे, और सैटरडे संडे थोड़ा आप भी फ्री रहो। संडे को आपसे मुलाकात किस बात के लिए किया करेंगे, संडे को स्पेशली कि आपको कैसे अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, क्या ऐसा करें, अभी भी आपके पास टाइम है, क्या ऐसा करें ताकि आप लोग जेई या नीट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो उसका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ट्रायल बताया करेंगे, ताकि अगर आप एक आध बच्चा भी थोड़ा सा इसमें मूवमेंट में आगे बढ़ गया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें तो जनरली यही करना है, ठीक है, कैटलिस्ट का ही काम करना है। और क्या करना है, करना तो आपने ही है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पुश करते रहना है। लेकिन पुश तो तभी करेंगे जब आओगे आप लोग। तो रेगुलरली, जैसे अभी भी एक आध बच्चा गायब हो जाएगा तुरंत, ठीक है, तो मैं नंबर नहीं देखता कि कौन कितने बच्चे देख रहे हैं, पहली चीज़ है ना, नंबर से तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पहले स्टार्टिंग से डे फर्स्ट में शायद एक ही बच्चा आया था, तो मैं रिकॉर्ड करता था, आपको मालूम ही, रिकॉर्ड कर करके डालता था वीडियो। अभी थोड़ा बड़ा सेटअप हो गया है, तो बड़े के साथ लाइव जाना है। अब लाइव में भी मैं ये सोचता हूँ कि अभी बच्चे को मालूम नहीं पड़ा होगा, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना रूटीन एकदम मेंटेन रखो। और ये जो क्लास है स्पेशली मैं 13 बैच के लिए, जो कि जिन्होंने ड्रॉप किया था इस बार, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हो, गूगल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहाँ इतना टाइम कहाँ ला पाओगे। आप रिवाइज करो चीज़ों को, क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों को। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने अलग से क्लास लगा रखी है शाम को। ये टाइम डेज यही है, टाइमिंग ये है उसका। और अगर कोई बच्चा IIT एडवांस का है, मान लीजिए नीट में तो हमारा ये सफिशिएंट है इन दोनों क्लासों में, अगर कोई बच्चा IIT एडवांस के लिए कर रहा है तो उसकी रात को क्लास चलती है 12 से 1, लेकिन वो इस चैनल पर नहीं चलती, दूसरे वाले पे चलाएंगे आज से। उसमें है यदुवीर एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से, तो वो IIT एडवांस के लिए प्योरीफाई। वहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिक, वहाँ पे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस IIT एडवांस के लिए होंगे, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों को तो भले ही वो चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा आप लोग, लेकिन IIT एडवांस का अगर कोई बच्चा है तो यदुवीर एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से वो रात को 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। तो उसको तो वही देखेगा जो बच्चा थोड़ा सा पूरी रात जगेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, और अपना थोड़ा थोड़ा बेशकीमती टाइम हमारे लिए देते रहिए, इस घंटे में आते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।